गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसकी परिभाषा के बारे में आपको बता दिया गया है, तो उसका डिस्कशन यहाँ नहीं किया जा रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बताया गया, उसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एशियन अपक्रिया भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शॉर्ट में उसको क्या कहा जाता है, एशियन अपक्रिया कहते हैं। वो आपको ये भी बताया गया यस एन, ठीक है, यस क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, एन क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ये भी आपको बताया गया। तो SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, ये आपको बताया गया। ठीक है, तो SN1 अपक्रिया को क्या कहते हैं, हिंदी में एका अणु कहा जाता है, एका अणु, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और आपको ये भी बताया गया कि ये कितने पद में होता है, 2 पद में। पहला पद मंद गति से होता है और दूसरा पद क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, और इसमें जो दर निर्धारण पद होता है किसमें होता है, मंद गति वाले पद में होता है। ठीक है, दर निर्धारण किसमें होता है, मंद गति में होता है, मंद गति वाले पद में होगा। ठीक है, अब इसके इस SN1 अपक्रिया में या एका अणुक में एक अणु का साथ बंध क्या होता है, विगलित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एका अणु कहते हैं। और अपक्रिया की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करती है। तो इसकी कोट कितनी होती है, इस अपक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 1 होगी, अर्थात ये प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। किस कोट की अपक्रिया होगी, प्रथम कोट की अपक्रिया होती है। और इसकी आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। तो SN1 अपक्रिया के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। और आपको ये भी बताया गया कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, कि टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि टर्सरी एल्किल हैलाइड या कह सकते हैं 3 अंश एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये SN1 क्रियाविधि द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस पर, SN2 अपक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, SN2। ठीक है, तो आइए उस पर विचार करते हैं। SN2 पर, SN2 हेडिंग बना दे रहे हैं पहले, SN2 इसी को हिंदी में कहते हैं द्वि अणुक। क्या कहा जाता है, द्वि अणु। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। SN2 या द्वि अणु क्रिया विधि, क्रिया विधि। ठीक, तो इसके कुछ हम विशेष पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान दीजिए, SN2 या द्वि अणुक, SN2 या उसको क्या कहते हैं, द्वि अणु कहते हैं या बाइमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है या नाम से ही ज्ञात होता है कि इसकी क्रियाविधि में 2 अणु, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण क्या होता है, परिवर्तित होता है। SN2 या द्वि अणु जिसको बाइमॉलिक्यूलर कहा जा रहा है, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। जैसे SN1 था वो क्या था, एका अणु था, तो एक अणु के सांद्रण में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। ठीक है,
एल्किल हैलाइड के, और इसमें दो ही अणु है, तो क्या होगा, इसके दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण क्या होता है, बदलता है या परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर अपक्रिया की जो दर है किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, और नाभिक स्नेही अपकर्मक की सांद्रता पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है अपक्रिया की दर। तो ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया की जो दर है, अभी लिखा देंगे कैसे क्या लिखना, पहले आप समझ लीजिए। अपक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता, हम साइड में लिख दे रहे हैं RX, एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड की सांद्रता, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता, न्यूक्लियोफिलिक, दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। अपक्रिया की दर जो है SN2 अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की सांद्रता पर या कंसंट्रेशन पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और यह एक पद में क्या होती है, संपन्न होती है। और थोड़ा यहाँ और ध्यान दीजिएगा, इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसकी भी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो अपक्रिया की कोट क्या होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अपक्रिया की कोट कितना होगा, इसका घात 1 है, इसके कंसंट्रेशन का घात 1 है, इसके कंसंट्रेशन का घात 1 है, तो इनके घातों का योग क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो अपक्रिया की कोट 2 है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अर्थात द्वितीय कोट की अपक्रिया, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं द्वितीय कोट की अपक्रिया, अर्थात SN2 अपक्रिया जो है वो द्वितीय कोट की अपक्रिया। ठीक है, अब इसके दो अणुओं का सांद्रण साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, आणविकता इसकी कितनी होगी, 2। आणविकता कितना होगा, 2। कहने का मतलब क्या है कि इसके दो अणुओं के साथ संयोजक बंध क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो दो अणुओं का साथ संयोजक बंध बदल रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सब विशेष पॉइंट, मेन पॉइंट है कि SN2 अपक्रिया में अपक्रिया की जो दर है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है, अर्थात दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसकी अपक्रिया की कोट कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसकी क्रियाविधि में एल्किल हैलाइड का साथ संयोजक बंध और न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक का साथ संयोजक बंध क्या होता है, परिवर्तित होता है, अर्थात दोनों अणुओं का साथ संयोजक बंध क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होती है। तो SN2 अपक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 2 होगी, अपक्रिया की कोट भी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब थोड़ा ये अपक्रिया एक पद में संपन्न होती है, अपक्रिया कितने पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया कितने पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, और इसमें दर निर्धारण पद में दो अणुओं का साथ संयोजक बंध परिवर्तित होने के कारण इसकी आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। तो दो अणुओं का साथ संयोजक बंध साथ बदल रहा है, बदलने से क्या होता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्विअणुक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मेन पॉइंट्स है। SN2 अपक्रिया कितने पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, और इसकी कोट कितनी होती है, 2 होती है, आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पे थोड़ा विचार करेंगे, कैसे क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए SN2 या द्विअणुक, जिसको क्या कहते हैं, बाइमॉलिक्यूलर कहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह एक पद में संपन्न होती है, यह एक
पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, संपन्न होती। ठीक, ये सेम टू या दो याडो कितने पद में संपन्न होती है? एक पद में संपन्न होती है। इसमें दर निर्धारण पद में, इसमें दर निर्धारण पद में, दर निर्धारण पद में, दर निर्धारण पद में दो अणुओं का सहसंयोजकता, दो अणुओं का सहसंयोजकता परिवर्तित होने के कारण, परिवर्तित होने के कारण कितने अणुओं की सहसंयोजकता परिवर्तित हो रही है? दो अणुओं की सहसंयोजकता क्या हो जा रही है? परिवर्तित हो जा रही है। तो दो अणुओं की संयोजकता परिवर्तित होने के कारण एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं? दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होने से दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होने से इसकी आणविकता दो है। दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होने से इसकी आणविकता कितनी है? दो है, और इसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, और इसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि यह क्रिया कितने पद में संपन्न हो रही है? एक पद में संपन्न हो रही है, और इसमें दर निर्धारण पद में दो अणुओं का सहसंयोग बंध क्या हो रहा, बदल रहा है। तो दो अणुओं की सहसंयोजकता पर बदलने से एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ठीक है, तो दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होने से इसकी आणविकता कितना है? दो है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? दो अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अभिक्रिया की दर क्या होगा? दर क्या होगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अर्थात दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब अभिक्रिया दर निर्धारण पद में दर जो है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, जबकि एसेनोन अभिक्रिया में किस पर निर्भर करता है? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया उसकी आणविकता एक होती है, लेकिन SN2 में क्या होगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? दो, अर्थात हम कह सकते हैं ये कौन सा अभिक्रिया होगा? इसकी कोट क्या होगी? द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। और कोट इसका कितना है? दो है। आणविकता कितना है? दो है। कितने पद में संपन्न होता है? एक पद में संपन्न होता है।
और अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अपकर्मक की सांद्रता अर्थात दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, खोदे रहे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए HO ये नेगेटिव है, ये नाभिक स्नेही अपकर्मक। और एक चीज और है कि SN1 अपक्रिया में अभिकर्मक जो है वो किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है, आगे से भी पीछे से भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन SN2 अपक्रिया में अभिकर्मक केवल पीछे से क्या करता है, आक्रमण करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही अपकर्मक हुआ HO और मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये क्या है, नाभिक स्नेही अपकर्मक। तो ये आधार हो गया, ये नाभिक स्नेही क्या हुआ, अपकर्मक हुआ। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम दर्शा दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, मंदगत से होगा ये। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ CH3Br है, इसमें Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो ब्रोमीन की ओर क्या होगा, विस्थापित होगा आंशिक रूप से। ठीक है, तो आंशिक रूप से विस्थापित होगा तो इस पर क्या होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, धन आवेश हो जाएगा। तो ये जब धन आवेशित है और ये क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है अर्थात ये नाभिक स्नेही, नाभिक के प्रति प्रेम रखेगा अर्थात धन आवेश के प्रति प्रेम रखेगा। तो इस कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश आएगा और ये क्या है, ऋणायन है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और इस पर आंशिक रूप से क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये संक्रमण की अवस्था होगी H सिंगल बॉन्ड O, इस पर क्या होगा, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होगा, HO नेगेटिव चार्ज, ये किसके साथ जुड़ेगा, C से। संक्रमण की अवस्था है CH3Br। ब्रोमीन पर भी क्या होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा, ब्रोमीन पर भी क्या होगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा ये। तो ये बांड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये बांड क्या होगा, कमजोर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मध्यवर्ती यौगिक बन रहा है, ये संक्रमण अवस्था, ये मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक, ये संक्रमण की अवस्था, संक्रमण अवस्था। ठीक, अब ये जब टूटेगा इसमें, ये मध्यवर्ती यौगिक है तो ये टूटेगा तो इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड O। तो ये मंद गति से हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत तेज से टूटता है। ये मंद गति से मध्यवर्ती यौगिक, जब इस पर ये आक्रमण किया तो ये मंद गति से हुआ, लेकिन जैसे मध्यवर्ती यौगिक बना तेजी से क्या होता है, टूट जाता है, तीव्र गति से टूटता है। तो ये सिंगल बॉन्ड O, इस पर क्या होगा, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज CH3Br। अब ये बॉन्ड जब कमजोर हो जाएगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ये तीव्र गति से ये टूटेगा तो ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमाइड आयन के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमाइड आयन, ये देख रहे हैं पीछे से क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो HOCH3 ये बन जाएगा। अब इसी को हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं,
तो देख रहे हैं इसमें अपक्रिया की जो दर है वो इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है और इसकी भी सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ रहे हैं? तो इसकी कोट कितनी होगी, 2 होगी, आणविकता भी कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, तो ये SN2 अपक्रिया है, तो थोड़ा और इसमें आपको जानना है कि SN2 अपक्रिया में नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण किधर से होता है, पीछे की दिशा से होता है। तो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। SN2 अपक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। और SN1 में आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, अर्थात किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक दिशा या आपस दिशा से क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। और इसमें क्रियाशीलता का क्रम आप देख लीजिए, कुछ मेन पॉइंट से फोकस किए जा रहे हैं। इसमें जो क्रियाविधि है SN2 अपक्रिया की, तो एल्किल हैलाइड CH3X अधिक क्रियाशील होगा, मतलब विभिन्न एल्किल समूह इसमें उपस्थित हो तो CH3X क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। उससे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा और उससे कम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा और सबसे कम टर्सरी एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा। R3CH3X, R3CX। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3X ये अधिक क्रियाशील है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, कम क्रियाशील होगा, और ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, उससे कम क्रियाशील होगा, और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, सबसे कम क्रियाशील होगा SN2 अपक्रिया के लिए। तो SN2 अपक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्या है, क्रम है। और एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट ही केवल फोकस कर रहे हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि, दोनों क्रियाविधियों द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं SN1 तथा SN2 दोनों क्रियाविधियों के द्वारा हो सकते हैं, दोनों क्रियाविधि के द्वारा हो सकते हैं। और टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा। ध्यान रखिएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं SN1 तथा SN2 दोनों की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे SN1 व SN2 अपक्रियाओं में अंतर। एग्जाम में पूछा जा सकता है, SN1 और SN2 में अंतर पूछा जा सकता है। SN1 तथा SN2 में विभेद, SN1 तथा SN2 में विभेद।
SN1 तथा SN2 में विभेद। SN1 अक्रियाएं क्या होती हैं? तो ये SN एक तरफ एक कॉलम SN1 और दूसरा कॉलम SN2 के लिए। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बताया भी गया है, तो पढ़ाया गया है, तो उसमें से आप स्वयं कर सकते हैं। SN1 कितने पदों में होता है? 2 पदों में होता है। यह क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। और SN2 कितने पदों में? 1 पद में संपन्न होते हैं। लिख सकते हैं। पहला अंतर हुआ SN1 और SN2 में। SN1 अब क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 कितने पद में? 1 पद में संपन्न होती है। ये तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर है कि अपक्रिया की दर SN1 अपक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। अपक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। जबकि SN2 अपक्रिया की क्रियाविधि है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अपक्रमक दोनों की सांद्रताओं पर क्या होती है? निर्भर करती है। अपक्रिया दर एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। ये 2 अंतर हुआ। ठीक, SN1 अपक्रिया 2 पदों में, SN2 1 पद में। SN1 अपक्रिया केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि SN2 अपक्रिया जो अपक्रिया की दर है एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अपक्रमक दोनों की सांद्रताओं पर क्या करती है? निर्भर करती है। तीसरा अंतर है ये प्रथम कोट की अपक्रिया। इस कोट की अपक्रिया है प्रथम कोट की अपक्रिया। SN2 द्वितीय कोट की अपक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोट की अपक्रिया। ठीक, अगला अंतर है इसकी आणविकता कितनी? 1। आणविकता कितनी होती? 1 होती है। और इसकी आणविकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला अंतर है ये एकाणुक अपक्रिया। और ये द्वयाणुक अपक्रिया। ठीक, एकाणुक अपक्रिया हुआ, ये द्वयाणुक अपक्रिया हुआ। और देखिए अगला अंतर, छठवां अंतर। ठीक है, छठवां अंतर क्या होगा कि ये अपक्रिया ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है। ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होते, और जबकि SN2 अपक्रिया क्या होगी? अध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है। अध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से, ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से। और SN1 अपक्रिया में ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होगा। SN2 अपक्रिया अध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है। ठीक है, इसमें अपक्रिया में दुर्बल क्षारक की आवश्यकता होती है। अपक्रिया दुर्बल क्षारक द्वारा या दुर्बल क्षारक की आवश्यकता होती है, दुर्बल क्षारक। ठीक, और इसमें SN2 में क्या होगा? प्रबल क्षारक की आवश्यकता, प्रबल क्षारक। अर्थात कह सकते हैं इसमें दुर्बल क्षारक द्वारा प्रतिस्थापन होगा, इसमें प्रबल क्षारक द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। अगला है
तो ये 7 पॉइंट हुए, कुछ पॉइंट्स और है ऊपर मिटा दे रहे हैं। और देखिए अगला है 8वां अंतर है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकते हैं ऐसे अणुओं में। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक अग्र एवं प्रतीप दो दिशा से आक्रमण कर सकता है। अग्र और प्रतीप दोनों दिशा से आक्रमण कर सकता है, कहने मतलब किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक अग्र या प्रतीप, अग्र या प्रतीप दोनों दिशा से आक्रमण कर सकता है, अर्थात कह सकते हैं किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। और इसमें SN2 अभिक्रिया में अभिकर्मक का आक्रमण केवल प्रतीप दिशा से होता है। इसमें अभिकर्मक का आक्रमण केवल प्रतीप दिशा से होता है, प्रतीप दिशा से होता है, प्रतीप दिशा से होता है। ठीक है। और एक अंतर और है, SN1 अभिक्रिया द्वारा रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात डी रूप और एल रूप का मिश्रण प्राप्त होता है। रैस्मिक, इसमें रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है SN1 अभिक्रिया में। और इसमें SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतीपन होता है, वाल्डन प्रतीपन, वाल्डन प्रतीपन। हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा वाल्डन प्रतीपन के बारे में। ठीक है, रैस्मिक मिश्रण की चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। इस वीडियो में अभी हम आप लोगों को वाल्डन प्रतीपन के बारे में बताएंगे। तो ये SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर था कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया केवल 1 पद में संपन्न होती है। और SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया जो है वो एकाणुक अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया की कोट प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, अर्थात एक होती है कोट, और द्वितीय SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोट की अभिक्रिया अर्थात इसकी अभिक्रिया की कोट 2 होती है। SN1 अभिक्रिया की जो आणविकता होती है 1 होती है, SN2 की आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। और SN1 में अभिकर्मक किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिकर्मक केवल पश्चिम दिशा अर्थात प्रतीप दिशा से क्या करता है, आक्रमण करता है। और SN1 अभिक्रिया के लिए, ठीक है, केवल अभिक्रिया के लिए दुर्बल क्षारक की आवश्यकता होती है और SN2 के लिए प्रबल क्षारक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और SN1 अभिक्रिया में रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, रैस्मिक मिश्रण, इसमें डी रूप और एल रूप, प्रकाशिक समानता आप पढ़े होंगे, तो उसमें डी रूप और एल रूप, तो यहाँ पर डी रूप और एल रूप का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। तो इसमें SN1 अभिक्रिया में रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है, और जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, वाल्डन प्रतीपन होता है। क्या होता है, वाल्डन प्रतीपन होता है। तो और एक चीज और, एक अंतर और आप कह सकते हैं, क्रियाशीलता का क्रम भी आप दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा और कौन सबसे कम क्रियाशील होगा। तो इसमें SN1 में टर्सरी एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होगा SN1 में। ठीक है, तो विभिन्न एल्किल हैलाइडों का
क्रियाशीलता का क्रम SN1 अपक्रिया के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा, अर्थात टर्शियरी एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड उससे कम क्रियाशील होगा और प्राइमरी एल्किल हैलाइड उससे कम होगा, केवल एल्किल हैलाइड सबसे कम होगा। अब इसी का अपोजिट SN2 अपक्रिया में हो जाएगा कि CH3X ये अधिक क्रियाशील होगा, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड उससे कम होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे कम क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, तो आपको ये भी बताए कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड वो क्या करते हैं, SN1 अपक्रिया विद द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं या SN1 क्रियाविद द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं, जबकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है SN1 और SN2 दोनों क्रियाविधियों द्वारा वो प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविद द्वारा और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों में से किसी भी क्रियाविद द्वारा वो क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो ये कुछ SN1 और SN2 अपक्रिया में अंतर था, तो अंतर आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि SN1 और SN2 अपक्रिया में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको बहुत से अंतर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए वाल्डन प्रतीपन क्या होता है। वाल्डन प्रतीपन, वाल्डन प्रतीपन, वाल्डन प्रतीपन, जैसे अभी हमने आपको बताया कि SN2 अपक्रिया में क्या होता है, वाल्डन प्रतीपन होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है, वाल्डन प्रतीपन होता है। तो पहले समझिए प्रतीपन क्या है। प्रतीपन क्या होता है कि किसी यौगिक के डी रूप का, ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा प्ले बोर्ड पर शब्द टेढ़ा हो जाता है ना, उसको वाल्डन प्रतीपन। तो पहले समझिए प्रतीपन क्या है। प्रतीपन मतलब किसी यौगिक का किसी यौगिक के डी रूप का यल रूप में, डी रूप का यल रूप में और यल रूप का डी रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रतीपन कहलाता है। किसी यौगिक के डी रूप का यल रूप में परिवर्तन या यल रूप का डी रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रतीपन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतीपन कहलाता है। तो थोड़ा कि जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के साथ साथ उसका विन्यास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, विन्यास उसका उल्टा हो जाना क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विन्यास का उलट जाना क्या कहलाएगा, वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। जैसे हम छाता लेके जा रहे होते हैं, अचानक तेज आंधी आ जाती है और तेज आंधी जब आती है तो छाता क्या होता है, उलट जाता है। ठीक है, पहले वो इस साइड इस तरह होता है, लेकिन जब आंधी हवा तेज चलती है तो वो उसका पोर्शन उलट करके इधर हो जाता है। पहले ऐसे रहता है, लेकिन जब हवा तेज चलती है तो छाता उलट करके इस तरह हो जाता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को, जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के साथ साथ उसका विन्यास क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो विन्यास का उलट जाना, प्रतिस्थापन के साथ साथ विन्यास का उलट जाना क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी यौगिक का डी रूप का यल रूप में, यल रूप का डी रूप में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, वाल्डन
प्रतीपन कहलाता है, अर्थात इसमें विन्यास क्या होता है, उलट जाता है। अगर डी रूप में है तो यल रूप में हो जाएगा, यल रूप है तो डी रूप में हो जाता है। तो पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। वाल्डन प्रतीपन किसे कहते हैं? तो प्रतीपन क्लियर हुआ, किसी यौगिक का डी रूप का यल रूप में परिवर्तन या यल रूप का डी रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। तो इसका परिभाषा देखिए, किसी प्रकार सक्रिय यौगिक, किसी प्रकार सक्रिय यौगिक, किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के डी रूप का यल रूप में, डी रूप का यल रूप में तथा अथवा डी रूप का यल रूप में या यल रूप का डी रूप में परिवर्तन वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। वाल्डन प्रतीपन कहलाता है, ठीक है। वाल्डन प्रतीपन कहलाता है, ठीक है। इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जब किसी असममित कार्बन परमाणु से, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े, जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के साथ विन्यास का उलट जाना वाल्डन प्रतीपन कहलाता है। वाल्डन प्रतीपन कहलाता है, ठीक। ये प्रकाशिक समझौता में आपको बताया गया होगा, ठीक है। प्रकाशिक समझौता चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो जब किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के साथ या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के साथ साथ विन्यास भी क्या होता है, उलट जाता है। तो इस विन्यास के उलट जाने को क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतीपन कहते हैं, ठीक। क्या कहा जाता है? वाल्डन प्रतीपन कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं।